हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। तो 17 नवंबर 2020 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। बिफोर वी स्टार्ट, नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में आपको लिंक्स मिल जाएंगी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की और सीसैट कोर्स की, कल से जिसकी क्लासेस अपलोड होना शुरू हो जाएंगी। जिन्होंने भी मेंबरशिप ली है फॉर द सीसैट कोर्स, आज उनको मेल आ गया होगा रिगार्डिंग द मेंबरशिप प्लान्स एंड ऑल। और जिनको भी डाउट है अगर कोई, तो द एग्जाम्स मेड सिंपल @gmail.com पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको, डोंट वरी अबाउट दैट। कल से क्लासेस अपलोड हो जाएंगी और आप उसमें देखना शुरू कर सकते हैं क्लासेस को, ठीक। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट। पहले आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं जिनके आंसर्स आपको करने हैं। So the first question which I wanted to ask you is, which of the following is the core of political democracy? इनमें से कौन सी चीज कोर है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की? ऑप्शंस आर ए राइट टू एजुकेशन, बी फ्रीडम ऑफ स्पीच, सी राइट टू इक्वालिटी या डी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो इनमें से क्या कोर है योर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का, क्या कोर कहलाता है, ठीक है ना। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 इज कंसीडर द फॉलोइंग सर्विसेज। अब कुछ सर्विसेज के नाम लिखें, जैसे इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल इंडिया सर्विसेज एज पर आर्टिकल 312 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 312 के अंतर्गत कौन सी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं ये? ऑप्शंस आर 1 and 4 ओनली, 1, 2 and 4 ओनली, 1, 3 and 4 ओनली या 1, 2, 3, 4। तो इनमें से कौन सी ऑल इंडिया सर्विसेज? दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 वेयर इज त्रिस्तान दा कुन्हा। इनमें से कौन सी जगह पे त्रिस्तान दा कुन्हा है? ऑप्शंस आर अटलांटिक ओशन, बी पैसिफिक ओशन, सी इंडियन ओशन या डी आर्कटिक ओशन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा किस ओशन में लोकेटेड है त्रिस्तान दा कुन्हा। दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू। आप इनके आंसर्स अटेम्प्ट करिए, ट्राई टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस एंड कमेंट सेक्शन में आप जरूर किया करिए ये चीजें, क्योंकि ये आपके अंदर ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करने की एक हैबिट डेवलप करती है ना। एंड दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू विल सी द प्रीलिम्स ऑफ 2021। जब 2021 का प्रीलिम्स देखेंगे तो आप ये सारी बातें आपके दिमाग में आएंगी कि हाँ सर बोलते थे अटेम्प्ट करने के लिए एंड कर लेना चाहिए था, क्योंकि ये निक डेवलप करता है। तो यू हैव टू अटेम्प्ट दिस एंड एंड ऑफ द वीडियो में आपको आंसर्स बता दूंगा, ठीक है ना। Now let me tell you about the map of the day. मैप में आज देखते हैं क्या मैप हमने सेलेक्ट किया। तो द मैप विच आई हैव सेलेक्टेड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बट इग्नोर्ड, हाईली इग्नोर्ड मैप, दैट इज द एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका का मैप मैं आपको दिखाने वाला हूँ एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। इंडिया के कुछ मिशंस भी चल रहे हैं एंटार्क्टिका में। इंडिया के कौन कौन से मिशन चल रहे हैं? तो एक है भारतीय मिशन। भारतीय मिशन जो है वो 2012 से चल रहा है, 2012 से चल रहा है। और एक है मैत्री मिशन। मैत्री मिशन 1988 से था, ओके 1988 में स्टार्टिंग हुई थी, 1988 में, याद रखिएगा। तो मैत्री मिशन था एंड भारतीय मिशन, दीज आर द टू मिशंस विच आर रनिंग फ्रॉम इंडियन साइड। और लारसेमन हिल्स जगह है जहां पे एक्चुअली इस एरिया को डिमार्केट किया है इंडिया ने फॉर दीज मिशंस एंड ऑल। तो याद रखिएगा लारसेमन हिल्स इज द प्लेस, मैत्री एंड भारती आर द टू मिशंस फ्रॉम इंडियन साइड। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब अगर एंटार्क्टिका की बात करें तो एंटार्क्टिका की आइस शीट को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक है ये वेस्टर्न एंटार्क्टिक आइस शीट और दूसरी है ईस्टर्न एंटार्क्टिक आइस शीट। ईस्टर्न एंटार्क्टिक आइस शीट जो होती है वो ज्यादा थिकर होती है देन योर वेस्टर्न पार्ट। ज्यादा थिक होता है आपका ईस्टर्न एंटार्क्टिक आइस शीट देन द वेस्टर्न एंटार्क्टिक आइस शीट। अब हम यहाँ पे कुछ लोकेशंस इंपॉर्टेंट देखते हैं, जैसे यहाँ पे क्वीन मॉड लैंड लिखा हुआ है, क्वीन मॉड लैंड, दिस इज वन इंपॉर्टेंट प्लेस, ठीक है। फिर यहाँ पे रॉन आइस शेल्फ, कुछ आइस शेल्फ के नाम है, जैसे ये रॉन आइस शेल्फ है, फिल्चनर आइस शेल्फ है यहाँ पे, लार्सन आइस शेल्फ काफी इंपॉर्टेंट है। लार्सन तो आपको नाम भी सुना होगा लार्सन का। एमरी आइस शेल्फ काफी इंपॉर्टेंट है। तो लार्सन आइस शेल्फ, रॉन आइस शेल्फ, फिल्चनर आइस शेल्फ और यहाँ पे क्वीन मॉड लैंड भी हमने देखा। देन यहाँ पे विल्कस लैंड, ओके याद रखिएगा विल्कस लैंड भी है। और रॉस आइस शेल्फ, ये भी नाम आपने सुना होगा, न्यूज में आया था रॉस आइस शेल्फ। रॉस आइस शेल्फ के जस्ट नीचे जो सी है वो रॉस सी कहलाता है, दिस इज द रॉस सी। यहां दिख रहा है आपको ये रॉस आइस शेल्फ है, उसके नीचे जो सी है वो रॉस सी है। देन वेस्टर्न एंटार्क्टिक आइस शीट के इधर आपको एमंडसन सी दिख रहा होगा, तो एमंडसन सी इज ऑल्सो देयर। देन बेलिंग्सहॉजन सी, उसके ऊपर आपको बेलिंग्सहॉजन सी दिख रहा होगा। तो ये देखो ऊपर से नीचे बेलिंग्सहॉजन, देन एमंडसन एंड देन रॉस, ये भी आप अरेंज भी कर सकते हो और इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि बेलिंग्सहॉजन, फिर एमंडसन नीचे, फिर रॉस और नीचे, ठीक है ना। और उसके ऊपर वेडल सी, जो सबसे ऊपर इधर साइड आपको मिलेगा वो है वेडल सी। तो वेडल सी, बेलिंग्सहॉजन सी, देन योर एमंडसन सी एंड देन रॉस सी, ठीक है ना। और
ये आपको पता चल गया। देन आइस शेल्फ कौन कौन सी मैंने बताई, आइस शेल्फ में रॉन आइस शेल्फ, फिल्चनर आइस शेल्फ, रॉस आइस शेल्फ, एमरी आइस शेल्फ, ये 4 मैंने आइस शेल्फ आपको बताई इंपॉर्टेंट। देन क्वीन मॉड लैंड जो टॉप नॉर्दर्न पोर्शन है, और लास्ट में विल्कस लैंड जो सदर्न पोर्शन है, वहां पे विल्कस लैंड आता है, ठीक है ना। और बीच में ये मूव करता हुआ ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स है। ट्रांस एंटार्क्टिक मतलब कि अक्रॉस द एंटार्क्टिका, ट्रांस एंटार्क्टिक यहाँ पे माउंटेन्स है। मैंने बताया 2 पार्ट में आप आइस शेल्फ को डिवाइड कर सकते हैं, वेस्टर्न एंटार्क्टिक आइस शीट और ईस्टर्न एंटार्क्टिक आइस शीट। ये भी इंपॉर्टेंट एक क्लासिफिकेशन है, आप इसको याद रखिएगा। ईस्टर्न एंटार्क्टिक आइस शीट ज्यादा थिकर है। और इंडिया के 2 मिशन जो अभी चल रहे हैं, वो एक है मैत्री और दूसरा आपका भारती मिशन। तो दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट मिशन फ्रॉम इंडियन साइड, यू शुड रिमेंबर दीज। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं। तो यहां पे मैं आपको कल के इंडियन एक्सप्रेस की एक न्यूज बताता हूं, क्रू 1 मिशन के बारे में। तो क्या है क्रू 1 मिशन, तो स्पेस एक्स और नासा के बीच का एक मिशन है क्रू 1 मिशन। एक्चुअली 6 ऐसे मिशन जाएंगे, क्रूड मिशन जाएंगे, जिसमें क्रू भी जाएगी, मैन्ड मिशन है बेसिकली, जिसमें स्पेस एक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जाना है, वहां से लौट के आना है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक जाना है और वहां से लौट के आना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। ये नासा और स्पेस एक्स के बीच में हुआ है, याद रखिएगा, नासा एंड स्पेस एक्स के बीच में। एंड बहुत सारी चीजें पहली बार हुई थी जब इस मिशन में हुई थी। द क्रू 1 मिशन मार्क्स मेनी फर्स्ट, जैसे कि फर्स्ट फ्लाइट ऑफ द नासा सर्टिफाइड कमर्शियल सिस्टम, पहला नासा सर्टिफाइड कमर्शियल सिस्टम फ्लाइट है ये। फर्स्ट इंटरनेशनल क्रू ऑफ 4 टू लॉन्च ऑन एन अमेरिकन कमर्शियल स्पेसक्राफ्ट, अमेरिका की कमर्शियल स्पेसक्राफ्ट से 4 इंटरनेशनल क्रू गया था पहली बार। The space station's long duration expedition crew size will increase from 6 to 10 crew members, क्योंकि 4 नए चले गए तो 6 से 10 हो गया, तो पहली बार ये हुआ था। And first time the Federal Aviation Administration has licensed a human orbital space flight launch, ये पहली बार था जब फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने लाइसेंस दिया था ह्यूमन ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट लॉन्च के लिए। तो 6 क्रूड मिशन रहेंगे, उसमें से पहला था क्रू 1 मिशन, नासा प्लस स्पेस एक्स के बीच में था, ठीक है ना। दिस इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग को पढ़ना है तो आप वेबसाइट temsis.com, वहां पे मैं रोज अपडेट करता हूं, इंडियन एक्सप्रेस भी और PIB भी। एक बार याद करना है temsis.com, और उसमें जब आप वेबसाइट पे आएंगे तो वो नोटिफिकेशन के लिए अप्रूवल मांगेगा, तो उसको अप्रूव कर दिया करिए, ताकि आपको कोई भी पोस्ट हम करें तो वो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब जैसे ये चीज आप पढ़ के मुझे बताइएगा, लियोनॉइड मिटियोर, कल इसके बारे में भी आया था, मैंने इसके नोट्स लिखी है। टेम्पल टटल नाम का कॉमेट होता है, जिसके जहां से जब पास से गुजरता है जब वो, तो वहां से उस कॉमेट के कुछ जो डेब्री होता है, वो डेब्री जब गिरता है तो वो स्पेस से नीचे से देखने पे एक शार की तरह लगता है, मिटियोर शार की तरह लगता है। उसको हम लियोनॉइड मिटियोर शार बोलते हैं। टेम्पल टटल नाम का, याद रखिएगा, टेम्पल टटल नाम का कॉमेट है। देयर इज अ कॉमेट नेम्ड टेम्पल टटल, याद रखिएगा, यहीं से लियोनाइड्स इमर्ज होते हैं, ठीक है ना। दिस इज अनदर थिंग विच यू शुड रिमेंबर। आई होप यू विल रिमेंबर दीज थिंग्स। आगे मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट की तरफ। तो बिहार के नए जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है नीतीश कुमार अगेन, एंड दिस इज द 4th टर्म फॉर द नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का 4था टर्म रहेगा, है ना, तो याद रखिएगा 4था टर्म है नीतीश कुमार का, 4th टर्म फॉर नीतीश कुमार, एंड ही हैज रिटर्न्ड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। दिस इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। आगे मूव करते हैं। मॉडर्ना सेज इट्स वैक्सीन इज 94.5% इफेक्टिव। मॉडर्ना एक वही फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसने ये बोला है कि देयर ड्रग इज 94.5% इफेक्टिव। उनकी ड्रग जो है वो 94 वैक्सीन जो है 94.5% इफेक्टिव है। और लेकिन बात ये कि ये इन्होंने कहा है कि हम बहुत कुछ अभी 1-2 महीने 3 महीने तक इसको 4-5 महीने इनफैक्ट अभी इसको रिलीज नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट दे हैव सेड। तो बेसिकली अभी कुछ हुआ नहीं है खास तौर पे, लेकिन मॉडर्ना ने ऐसा कहा है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट अनलाइकली अमिड राइजिंग कोविड केसेस। तो कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए लग रहा है कि विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट नहीं होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट की, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेशंस होते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है जिनको कि आपको याद रखना चाहिए। सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट की बात करें तो अ सेशन ऑफ द
Indian Parliament is the period during which a house meets almost every day uninterruptedly. तो जब लगातार पार्लियामेंट मिलना शुरू हो जाए, एक दूसरे से मिलने शुरू हो जाए वो लोग अनइंटरप्टेडली, तो कहा जाता है कि एक सेशन शुरू हो गया है. टिपिकली 3 सेशन होते हैं, एक साल में 3 सेशन होते हैं, ठीक है ना. और उसके अंदर बहुत सारी प्रोसेस होती है. एक सेशन को स्टार्ट करने से एंड करने तक बहुत सारी प्रोसेस होती है. जैसे कि पहले होते हैं सम्मनिंग, एक होती है सम्मन, फिर होता है एडजर्नमेंट, फिर होता है एडजर्नमेंट सीने डाइन, फिर होता है आपका प्रोरोगेशन. देयर आर सेपरेट स्टेप्स इन्वॉल्व फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड. शुरू से लेकर अंत तक अलग अलग उसमें स्टेप्स होते हैं जिनके थ्रू पूरा सेशन शुरू और खत्म होता है, ठीक है ना. तो 3 बेसिक सेशन जो होते हैं वो होता है बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन. ये आपको पता होना चाहिए. तो बजट सेशन का जो टाइम होता है वो फरवरी से मई में होता है, मॉनसून सेशन का टाइम जुलाई टू सितंबर होता है, और विंटर सेशन का टाइम नवंबर टू दिसंबर होता है. तो ये भी आप ये याद रखना है कि कौन कौन सा सेशन कब शुरू होता है, ठीक है ना. आगे अगर हम बात करें तो एक और अलग से सेपरेट सेशन का ही नाम है, तो एक जॉइंट सेशन भी होता है. आप सबको पता होना चाहिए. जॉइंट सेशन तब होता है जब डेडलॉक अराइज कर जाए, जब लोकसभा राज्यसभा के बीच में डेडलॉक हो जाए. कोई बिल है जिसमें कि उनके अमेंडमेंट्स को एग्री नहीं कर रहे हैं सपोज, या फिर 6 महीने से ज़्यादा का टाइम पास हो गया है और बिल पड़ा हुआ है किसी दूसरे हाउस में, तो 108 आर्टिकल के तहत आर्टिकल 108 जो है वो जॉइंट सेशन की बात करता है. देयर इज आर्टिकल 108 विच टॉक्स अबाउट द जॉइंट सेशन. ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. तो ये जॉइंट सेशन किस केस में नहीं होता है, तो वो मनी बिल के केस में नहीं होता और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में जॉइंट सेशन नहीं होता है. तो एक्सेप्शंस टू जॉइंट सेशन याद रखिएगा, मनी बिल में नहीं होगा और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में भी नहीं होगा, क्योंकि मनी बिल को रिजेक्ट ही नहीं कर सकता है ना. राज्यसभा मनी बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए. इसलिए जॉइंट सेशन का अरेंजमेंट मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में नहीं होता है. अब जो मैंने बताया था कि स्टार्ट से एंड तक अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं. जैसे पहली प्रोसेस होती है सम्मनिंग की प्रोसेस. सम्मन मतलब होता है कि हाउस को इकट्ठा होने के लिए बुलाया जाता है. ये काम कौन करता है? ये काम प्रेसिडेंट करता है. द वर्क ऑफ सम्मनिंग इज डन बाय द प्रेसिडेंट. तो हाउस को कॉल करना फॉर मीटिंग इज डन बाय द प्रेसिडेंट. दूसरा जो स्टेज होता है वो होता है एडजर्नमेंट. एडजर्नमेंट क्या होता है? जब सपोज हाउस सेशन में है और उसको आप स्पेसिफिक पीरियड के लिए, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए आपने उसको सस्पेंड कर दिया है काम को. जैसे मान लो सपोज चलता रहता है ना, तो बोलती है जो स्पीकर होता है वो बोलता है द हाउस इज अर्जेंट फॉर द डे. हाउस इज अर्जेंट फॉर द डे, इसका मतलब क्या है? आज का काम खत्म, आज हाउस अर्जेंट कर दिया जाता है, कल मिलेगा, कल मिलेंगे, ठीक है ना. तो इसका मतलब होता है कल मिलेंगे. या फिर होता है द हाउस इज अर्जेंट फॉर 2 आवर्स, द हाउस इज अर्जेंट टिल 4 o'clock. तो इसका मतलब है कि 4 बजे तक के लिए हाउस अर्जेंट है, या 2 घंटे के लिए हाउस अर्जेंट है. तो ये स्पेसिफाइड टाइम है, यहां पे स्पेसिफिक टाइम स्पीकर देता है, तो इसलिए इसको सिर्फ एडजर्नमेंट कहा जाता है. लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं दिया गया है तो उसको बोलते हैं एडजर्नमेंट सीने डाई, यानी कि द हाउस इज अर्जेंट, केवल इतना बोल दिया जाए. स्पीकर ने कह दिया द हाउस इज अर्जेंट, तो अब आपको यह नहीं पता कि कब तक के लिए अर्जेंट है ना. इट इज फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड. अब हो सकता है वो अगले दिन दोबारा बुला ले, लेकिन दिस इज एडजर्नमेंट सीने डाई. क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं कि कितने टाइम पीरियड के लिए हाउस अर्जेंट है, और ये इंडेफिनिट टाइम पीरियड के लिए होता है. मतलब आपको एग्जैक्टली पता नहीं रहता, इसलिए इंडेफिनिट टाइम पीरियड बोल दिया अपन ने. तो ये भी जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की ही पावर होती है कि वो एडजर्नमेंट सीने डाई कर दे, ठीक है ना. और लास्ट होता है प्रोरोगेशन. प्रोरोगेशन मतलब फाइनली जब आप उस सेशन के लिए हाउस को टर्मिनेट कर रहे हो, मतलब कि प्रोरोगेशन मींस उस सेशन को टर्मिनेट कर रहे हो, सॉरी सेशन को टर्मिनेट कर रहे हो. दैट सेशन, पर्टिकुलर सेशन में आपने बोल दिया कि अब इस सेशन में नहीं मिले, मतलब बजट सेशन खत्म तो खत्म, फिर वो प्रोरोगेशन होता है. फाइनल जो सस्पेंशन होता है सेशन का वो प्रोरोगेशन के थ्रू होता है. अदरवाइज एडजर्नमेंट जो था वो स्पेसिफाइड पीरियड के लिए था. एडजर्नमेंट सीने डाई जो था वो आपका एक इंडेफिनिट पीरियड के लिए था. और फाइनली जो प्रोरोगेशन है आपका वो टर्मिनेट करता है सिटिंग फॉर बोथ द सिटिंग फॉर द सेशन, उसको फाइनली टर्मिनेट करता है, ठीक है ना. याद रखिएगा इसको, प्रोरोगेशन भी. तो दीज आर द थिंग्स विच वर इंपॉर्टेंट इन दिस न्यूज आइटम. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. आपको समझ में आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा. आगे मूव करते हैं.
है ना। देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। तो सबसे पहले एडिटोरियल सेक्शन में आते हैं, जिससे पहला एडिटोरियल थ्रेट और ट्रीट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, कल मैंने आपको बताया था कि आरसीईपी फाइनली मतलब ऑन ग्राउंड वर्क करना शुरू कर चुका है, मतलब 15 तारीख से ही काम करना शुरू कर चुका है आरसीईपी, और इंडिया ने आरसीईपी को ज्वाइन नहीं किया। ये इतनी न्यूज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। इंडिया ने लास्ट ईयर 2019 के नवंबर में ही आरसीईपी को ज्वाइन करने से मना कर दिया था। आरसीईपी आप सबको पता होना चाहिए कि 16 मेंबर ग्रुप था पहले, इनिशियली जब शुरू हुआ था 2012 में, 2012 में तो 16 मेंबर ग्रुप था, लेकिन इंडिया के बाहर जाने से भी 15 मेंबर ग्रुप बन चुका है। इट इज अ 15 मेंबर ग्रुप नाउ, जिसमें 10 तो आसियान कंट्रीज के मेंबर है, 10 मेंबर्स आर फ्रॉम द आसियान कंट्रीज, 11th इज चाइना, 12th इज जापान, 13th इज साउथ कोरिया, 14th इज ऑस्ट्रेलिया, 15th इज न्यूजीलैंड, ठीक है ना। तो ये 15 मेंबर है, जिसमें 10 मेंबर तो आसियान के हो गए और 5 मेंबर जो हो गए वो चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हो गया, ठीक है। अब इंडिया ने क्यों नहीं ज्वाइन किया था, मैंने आपको पहले बताया था कि इंडिया को ट्रेड डेफिसिट का बहुत लग रहा था, कि जो मेंबर्स हैं उनके साथ ट्रेड डेफिसिट इंडिया का बहुत ज्यादा है ना। जैसे चाइना के साथ ही बहुत ज्यादा, पहले तो $70 बिलियन के आसपास का ट्रेड डेफिसिट था इंडिया और चाइना के बीच में, तो बहुत ज्यादा ट्रेड डेफिसिट था, ठीक है ना। लेकिन अभी जो 12 महीने हुए हैं, ये इन 12 महीनों को अगर देखा जाए, मतलब नवंबर में हमने मना किया था और तब से अगर अभी का टाइम पीरियड देखा जाए, मतलब 1 साल का लगभग समय बीत चुका है, तो ऑथर का ये कहना है कि अब बहुत टाइम चेंज हो गया है। जो टाइम पिछले नवंबर में था वो टाइम आज नहीं है। हाउ इज द टाइम्स हैज चेंज। सबसे इंपॉर्टेंट कोविड-19 का आना, कोविड-19 के आने के बाद ऑलरेडी कंट्रीज जो है थोड़ा एक प्रोटेक्शनिज्म की रिजीम की तरफ जा रही हैं, ज्यादा ग्लोबलाइजेशन की तरफ नहीं जाएंगी। दूसरी चीज, इकोनॉमी लोग क्लोज कर रहे थे, यूएस अपनी इकोनॉमी क्लोज कर रहा था, उधर से ब्रेक्जिट, और ब्रेक्जिट जब हुआ तो ब्रेक्जिट मतलब ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट हुआ, तो वो भी एक तरीके से दिखा रहा है कि ट्रेड रिलेशन वहां पे स्ट्रैंडेड हुए, ठीक है ना। तो इस तरीके की कंडीशन थी, अनप्रिडिक्टेबिलिटी इकोनॉमिक मार्केट में बहुत ज्यादा आने वाली है। इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी को देखते हुए ऑथर ने यह कहा कि अब टाइम चेंज हो गया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडिया ने गलत डिसीजन ले लिया और इस ग्रुपिंग से बाहर होना इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है ना। तो वो चीज ऑथर ने यहां पे बोली है। इसके अलावा आरसीईपी जो है दैट इज 30% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, वो ग्लोबल जीडीपी का 30% कवर करती है, ठीक है ना। तो काफी ह्यूज एक कहना चाहिए चंक ऑफ द इकोनॉमीज आर पार्ट ऑफ दिस आरसीईपी ग्रुपिंग। सो इंडिया कहीं मिस आउट तो नहीं कर रहा, सम अपॉर्चुनिटीज वर देयर ऑन विच इंडिया इज मिसिंग आउट। तो ऑथर ने वही उठाया है क्वेश्चन कि वेदर द डिसीजन टू लीव दिस आरसीईपी ग्रुपिंग इज गुड और नॉट। Isn't it that कि इंडिया मिसिंग समथिंग, इंडिया इज मिसिंग समथिंग, है ना। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इकोनॉमिक रिकवरी का हो सकता था ये पाथवे होता, लेकिन हमने इसको मिस कर दिया, ठीक है ना। इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज का एग्जांपल ऑथर ने दिया है जो इनका ट्रेड डेफिसिट चल रहा है। जो इंडिया ने बोला था कि हमारा जो कंसर्न है वो ट्रेड डेफिसिट का कंसर्न है, प्लस कुछ और कंसर्न्स थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रेड डेफिसिट का कंसर्न था। लेकिन ऑथर ने कहा कि बहुत कंट्रीज के ट्रेड डेफिसिट थे, उन्होंने उन सारे डिफरेंसेस को पीछे छोड़ते हुए न केवल ट्रेड डेफिसिट बल्कि चाइना के साथ काफी डिस्प्यूट चल रहे थे, चाहे आप वियतनाम ले लो, चाहे इन कंट्रीज को ले लो, इनके डिस्प्यूट चाइना के साथ चलते हैं, लेकिन फिर भी अपने जियोपॉलिटिकल डिफरेंसेस को पीछे छोड़ते हुए दीज कंट्रीज बिकेम पार्ट ऑफ आरसीईपी, देन व्हाई नॉट इंडिया। तो ऑथर का यही कहना है कि क्यों हमने इन चीजों को मतलब प्राइमेसी दी और इकोनॉमी को हमने थोड़ा कहीं ना कहीं पीछे पुश कर दिया है। सो दिस इज व्हाट द ऑथर सेज इन दिस आर्टिकल। इसके अलावा ऑथर ने एक चीज और कही है कि अगर हम फाइनल समरी देखें इस बार आरसीईपी की, तो जो इश्यूज इंडिया को थे उनको कहीं ना कहीं सॉल्व भी किया गया है। बहुत सारे इश्यूज ऐसे थे जिनको सॉल्व भी किया गया है, दे हैव एड्रेस्ड द थिंग्स, है ना। तो ऑथर ने कहा कि अब देखो इंडिया, उन्होंने तो सॉल्व कर दिया, अब आप पीछे रह गए। नवंबर 2019 में ही आपने इससे बाहर निकल गए, और जब फाइनल ड्राफ्ट तैयार होकर आया तो उसमें आपके इश्यूज भी सॉल्व कर दिए उन्होंने बहुत सारे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडिया ने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी हो बाय नॉट बिकमिंग पार्ट ऑफ आरसीईपी, लेकिन अभी भी समय नहीं निकला है अपने हाथ से। कल भी मैंने आपको बताया था इंडिया स्टिल कैन बिकम मेंबर ऑफ आरसीईपी, उसको रीअप्लाई करना पड़ेगा फॉर द मेंबरशिप। सिंपल सी बात है, अगर वो रिप्लाई कर देंगे तो वो इसके मेंबर बन जाएंगे। सो दिस इज द थिंग ऑन दिस नोट। ऑथर सेज कि देखते हैं प्रोटेक्शनिज्म का टाइम आने वाला है और हमको ओपननेस एम्ब्रेस करनी चाहिए रादर देन प्रोटेक्शनिज्म। सिंपल सी बात है, अगर हम प्रोटेक्शनिज्म को एम्ब्रेस करेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा नहीं होगा और ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी अच्छा नहीं होगा।
सेकंड एडिटोरियल जो है, लीड एडिटोरियल, वो है नीडेड अ पॉलिसी फ्रेमवर्क इन स्टेप विद टेक्नोलॉजी। सिंपल सी बात है, यहां पे ऑथर ने जो इशू उठाया वो ये उठाया कि जो हमारा इंडिया का पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो टेक्नोलॉजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल रहा है। सिंपल सा रीजन है कि टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज होती है, आप सबको पता होना चाहिए, टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज होती है, पॉलिसीज इतनी जल्दी चेंज नहीं होती है ना, सिंपल सा रीजन है। अब यहां पर मैं आपको एक लॉ बताऊंगा जिसको हम बोलते हैं मूर्स लॉ। मूर्स लॉ इज अ लॉ इन कंप्यूटर साइंस। ये कंप्यूटर साइंस का लॉ है जिसमें इंटेल के फाउंडर थे गॉर्डन ई मूर, ही वाज द फाउंडर ऑफ इंटेल, एंड इन्होंने एक चीज बोली थी कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स यूज्ड, इनका जो लॉ है एक्चुअली वो ट्रांजिस्टर्स पे बेस्ड है। इन्होंने कहा था नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स यूज्ड इन कंप्यूटर दे आर डबलिंग एवरी ईयर। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो टर्म इन्होंने बोला है नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स यूज, ये इसका मतलब है कि द पावर ऑफ द कंप्यूटर्स इज डबलिंग एवरी ईयर, द कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी, ये सारी चीजें हर साल लगभग डबल हो जाती हैं, तो ये उन्होंने कहा था, ठीक है ना, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैव डबल्ड, ठीक है। तो इसका उन्होंने कहा था कि हर 18 महीने में एक दूसरा स्टेटमेंट था कि ओवरऑल प्रोसेसिंग पावर फॉर कंप्यूटर्स विल डबल आफ्टर एवरी 18 मंथ्स। हर 18 महीने में जो प्रोसेसिंग पावर होगी कंप्यूटर की वो डबल हो जाएगी आफ्टर एवरी 18 मंथ। हर 18 महीने में जो प्रोसेसिंग पावर है कंप्यूटर्स की वो डबल हो जाएगी। दिस इज द मूर्स लॉ। एक्चुअली में मूर्स लॉ इज अ फैलेसी, इट्स नॉट अ लॉ। ये कोई लॉ नहीं है, ये सिंपल सा एक स्टेटमेंट है जो मूर ने कहा था, एंड दैट हैज बीन टेकन एज अ लॉ। गॉर्डन ई मूर, ही वाज द इंटेल को फाउंडर, ये भी आप याद रख सकते हैं अगर आपको याद रखना है तो ये जस्टिफाई करने के लिए ऑथर ने यूज किया है मूर्स लॉ कि कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज जो है ये बहुत जल्दी चेंज होती है, इनकी पावर कैपेबिलिटी बहुत जल्दी इंक्रीज होती है, बदलती रहती है। एंड आज का जो मॉडर्न टाइम है, हेयर अब जो करेंसी है वो रुपीज, डॉलर और ये नहीं है, डाटा इज द न्यू करेंसी। ऑथर ने कहा है डेटा इज द न्यू करेंसी। सिंपल सा टर्म है कि जो मेन चीज है डिसीजन मेकिंग के लिए जो काम, देखो आज सबसे बड़ा जो इशू है वो है डिसीजन मेकिंग का। आप किसी भी छोर को देखिए, किसी भी एंड को देखिए, द मेन इशू इज डिसीजन मेकिंग। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन है तो भी आपको डिसीजन लेना है, अगर आप कस्टमर है तो भी आपको डिसीजन लेना है कि कौन सी चीज चुने, अगर आप मैन्युफैक्चरर है तो भी आपको डिसीजन लेना है कि क्या करें, अगर आप एंटरप्रेन्योर है तो भी आपको डिसीजन लेना है कि किस फील्ड में एंटरप्रेन्योरशिप करें, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि आज के जमाने में डिसीजन मेकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और डिसीजन मेकिंग प्रॉपर तभी होगी जब व्हेन यू हैव प्रॉपर डेटा। आप बिना डेटा के डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, है ना। डेटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेसेसिटी फॉर टेकिंग अ डिसीजन। तो वही ऑथर ने कहा है कि द मॉडर्न डे करेंसी इज नॉट रुपी, इज नॉट डॉलर, इट्स द डेटा विच इज द मॉडर्न डे करेंसी। अब ऑथर ने क्या बोला है, देखो जो अगली चीज ऑथर ने उठाई है वो है वर्किंग इन सिलोस। गवर्नमेंट जो काम करती है वो डिपार्टमेंट से काम करती है। गवर्नमेंट जैसे डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, देयर इज अ प्रॉपर मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, देयर इज अ प्रॉपर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड दे आर वर्किंग इन सिलोस, मतलब वो आइसोलेशन में काम करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पूरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखता है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज पूरा हैवी इंडस्ट्रीज देखता है। लेकिन ये जो इशू ऑथर ने उठाया वो ये उठाया है कि क्या अब हम एक मिनिस्ट्री को दूसरे मिनिस्ट्री से पूरा सेपरेट कर सकते हैं। ऑथर ने कहा है नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कौन सी मशीन आप बताओ मुझे ऐसी है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज नहीं होता। इनफैक्ट जो कार्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, ये जो आपके डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आते हैं, इसमें इतना ज्यादा कोड लिखा रहता है। ऑथर ने एग्जांपल दिया कि एक गाड़ी में, कार में 100 मिलियन लाइंस ऑफ कोड लिखा रहता है, विच इज इवन मोर देन बोइंग 787 या फिर क्रोम ब्राउजर से ज्यादा कोडिंग कार्स के लिए होती है, उसकी की के लिए, उसके सेंसर्स के लिए, ये सारी चीजें। तो ऑथर ने वही मुद्दा उठाया कि जब इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो चुका है तो आप किस तरीके से एक डिपार्टमेंट को, एक मिनिस्ट्री को दूसरे से अलग कर सकते हो। देयरफॉर देयर शुड बी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टू, और जो पॉलिसीज बने वो इन दोनों को ध्यान में रखते हुए बने, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए बने और इन सारी चीजों को यूटिलाइज करें प्रॉपरली। तो दैट इज द इशू व्हिच हैज बीन रेज्ड बाय द ऑथर। यही इशू ऑथर ने उठाया है कि अब वो टाइम नहीं रहा कि आप, क्योंकि बाउंड्रीज जो है वो ब्लर्ड हो चुकी हैं। देखो यहां पे लिखा हुआ स्टेटमेंट, द रीसेंट डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी हैव ब्लर्ड द बाउंड्रीज दैट डिक्टेट द पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो पहले जो पॉलिसी फ्रेमवर्क था वहां पे इतना ज्यादा पहले आइसोलेशन था, पहले थोड़ा सेपरेट थी, लेकिन आज वो सेपरेट नहीं है। आज जो बाउंड्रीज हैं वो ब्लर हो चुकी हैं। देयरफॉर यू हैव टू मेक पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू दैट एज वेल। आपको पॉलिसीज भी फिर उसके हिसाब
से ही बनानी चाहिए। टेक्नोलॉजी इज द ड्राइविंग फोर्स इन मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स, तो ज्यादातर सेक्टर्स में टेक्नोलॉजी ही ड्राइविंग फोर्स है। और अगर आप टेक्नोलॉजी को ड्राइविंग फोर्स मानते हो तो आपको कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए ही पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। Therefore you have to take an aggregate view। जो पहले डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ पॉलिसी टर्म जो यूज किया, देखो डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ पॉलिसीज, पहले जो था वो डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ पॉलिसीज तो मतलब कि अलग डिपार्टमेंट अलग पॉलिसी, कोई इसमें वो नहीं था। तो वो जो डिफरेंस था वो ब्लर हो चुका है, वो बाउंड्रीज ब्लर हो चुकी हैं। अब डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ पॉलिसीज नहीं हो सकता है। अब आपको एक ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी जो कि दोनों डिपार्टमेंट्स को, तीनों डिपार्टमेंट्स को, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को एक लेकर के चले, साथ लेकर के चले, ठीक है ना। That is the thing which author has raised। very good article, very very good article। I hope मैं आपको समझा पाने में सफल रहा। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप शेयर भी किया करिए, उसको लाइक किया करिए। अगर आपको पसंद आते हैं चीजें तो उसको आप लाइक करने में कोई शर्म नहीं है। यू शुड लाइक दैट एंड शेयर दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, फॉलन थ्रू द क्रैक्स। अब ये जो आर्टिकल लिखा गया है ये फीमेल्स के ऊपर यानी जेंडर इनइक्वालिटी के ऊपर लिखा गया है। इंडिया में जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है लेकिन उसका जो वैल्यू है वो विमेन्स को नहीं मिला है, या विमेन को नहीं मिला है, या फिर विमेन का जो पार्टिसिपेशन रहा इकोनॉमी में वो इतना ज्यादा नहीं रहा है एज पर दी ऑथर। अब ऑथर ने बोला कि 2020 में दो चीजें इंपॉर्टेंट है जिसको कि आपको जानना चाहिए। पहला है कि 50 ईयर्स हो चुके हैं, 50 साल हो चुके हैं ऑन द कमिटी ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन इन इंडिया। एक कमिटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी जिस कमिटी का नाम था कमिटी ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन इन इंडिया। इसने एक रिपोर्ट सबमिट की थी जिसका नाम था टुवर्ड्स इक्वालिटी टू द यूनाइटेड नेशन। याद रखिएगा, कमिटी ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन इन इंडिया, इसकी रिपोर्ट सबमिट हुई थी टुवर्ड्स इक्वालिटी टू द यूनाइटेड नेशंस, क्योंकि 50 साल हो गए हैं। और दूसरा है कि 25 साल हो चुके हैं बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन के। तो एक चीज याद रखिएगा कि बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन ये विमेन से रिलेटेड है, जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड है। क्वेश्चन पूछ सकता है, देखो मैंने नोट्स भी बना लिए हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है ये, देखो 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन विमेन हुई थी, 4थी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन विमेन हुई थी जो कि 1995 में 1995 में हुई थी बीजिंग में। इसको बोलते हैं बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन। याद रखिएगा बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन। ये अगर आपसे पूछे कि बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन किससे रिलेटेड है तो ये विमेन राइट से रिलेटेड है। 4th वर्ल्ड विमेन कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत हुआ था ये, ठीक है ना। दूसरी चीज 5 साल बाद यानी कि 2000 में जो हुआ था वो विमेन बीजिंग +5 हुआ था। देयर वाज अ बीजिंग +5 एज वेल, वो भी विमेन राइट्स के ही रिलेटेड है। तो अगर आपसे पूछता है कि बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन क्या है या फिर पूछता है बीजिंग +5 क्या है तो दीज आर रिलेटेड टू विमेन। 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस और विमेन 1995 बीजिंग में हुई थी और बीजिंग इसको बोलते हैं बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन। एंड 2000 में जो बीजिंग +5 हुआ था दैट वाज बीजिंग से 5 साल बाद, है ना। बीजिंग +5 का मतलब क्या, वो बीजिंग से 5 साल बाद, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू वुमेन। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो अब ऑथर ने कहा कि देखो बहुत सारी चीजें हम मानते हैं कि अच्छा आवाज उठाई गई है विमेन राइट्स के लिए, सब कुछ है, लेकिन अगर आज आप इंडिया में फीमेल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड देखो तो क्या वो रेजोनेट कर रहा है हाई इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ? नहीं कर रहा है, ना रेजोनेट कर रहा है। लो फर्टिलिटी है, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ है, फीमेल स्कूलिंग बढ़ रही है, लेकिन फिर भी इंडिया में जो फीमेल का पार्टिसिपेशन है वो क्यों कम है इकोनॉमी में? दैट इज वेरी लो। जो गैप है, जेंडर गैप जो है वो बढ़ता जा रहा है। और सबने कहा कि स्कूलिंग में जेंडर गैप कम हो रहा है, ऐसा नहीं कि स्कूलिंग में कम नहीं हो रहा, बिल्कुल कम हो रहा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में ज्यादा हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है बताओ आप, है ना। तो सिंपल सी चीज ऑथर ने यही पूछी यहाँ पे। तो अभी ऑथर ने कहा कि रिसेंटली पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आया था, तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आया था तो उसमें यह बोला गया कि जो एब्सोल्यूट एम्प्लॉयमेंट है विमेन का वो अगर मेन के कंपैरिजन में देखो तो बहुत ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। जैसे रूरल एरिया था वो 35.8% था 2011 में, 2019 में वो घट के 26.4% रह चुका है। अर्बन एरियाज में और पुअर कंडीशन है, 20.4% ही फीमेल का पार्टिसिपेशन अर्बन एरियाज में, मतलब रूरल में ज्यादा है उनका पार्टिसिपेशन, ठीक है ना। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट निकालता है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, उसमें अगर हम केवल विमेन का इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी वाला जो फैक्टर है वो देखें तो उसमें इंडिया की रैंक 149 आउट ऑफ 153 आती है। तो विमेन पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमी में अगर सिर्फ हम इस वाले फैक्टर को देखें रैंकिंग, तो इस फैक्टर में 149 आउट ऑफ 153 इंडिया की रैंकिंग आती है, ठीक है ना।
जेंडर वेज गैप, जो यहाँ पे वेज का गैप है, मतलब कि जो इनकम मेल को मिलती है और जो फीमेल को मिलती है उसमें बहुत ज्यादा गैप है ना। विमेन की अगर देखा जाए तो 34% कम होती है वेजेस देन द मेन फॉर द सेम वर्क। अब आप ये सोचो, फॉर द सेम वर्क दे आर गेटिंग 34% लेस, तो कितना बड़ा डिफरेंस है ना। और बहुत सारी चीजें देखी गई हैं कि ओनली 13% विमेन टिलर्स ऐसी जिनका खुद का लैंड है, बाकी जो विमेन है वो दूसरे के लैंड में काम कर रही हैं। अनपेड वर्क बहुत ज्यादा विमेन करते हैं। ये सारी चीजें, सारे फैक्टर्स ऑथर ने यहाँ पे हाईलाइट किए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी स्टार्क रियलिटी ऑफ दिस इकोनॉमी। आपको पता होना चाहिए सारी चीजें, और ये आंसर राइटी में आप लिखेंगे जब आपसे पूछा जाएगा तो, ठीक है ना। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू WHO 70% ऑफ द वर्ल्ड्स हेल्थ केयर एंड सोशल वर्कर्स आर वुमेन। वर्ल्ड की 70% वर्ल्ड की जो हेल्थ केयर पर्सनल्स हैं या सोशल वर्कर्स हैं, दे आर वुमेन। इन इंडिया वुमेन आर इंडिस्पेंसिबल एज फ्रंट लाइन आशा वर्कर्स। आशा वर्कर्स के रूप में सिर्फ वुमेन ही काम करती है ना। जो ऑक्सिलरी नर्सेस होती हैं उसमें भी विमेन काम कर, ANM जिनको नर्सेस बोला जाता है, ओके, ऑक्सिलरी मिडवाइफ नर्सेस। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो विमेन का पार्टिसिपेशन इतना ज्यादा है। हेल्थ केयर आप ले लो, चाहे ये सब ले लो, लेकिन फिर भी दे आर अंडरपेड एंड ओवरवर्कड। लेकिन ये इन दो चीजें हैं, एक तो अंडरपेड भी है और ओवरवर्कड भी है। ऑथर ने कहा है कि देखो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी, अभी लेबर कोड आपने पास किया, आपने सोशल सिक्योरिटी कोड पास किया, आपने इक्वल अपॉर्चुनिटीज पास किया, आपने ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड फलाना ढिमकाना सब पास किया, लेकिन उसमें विमेन का फैक्टर आपने इग्नोर कर दिया। आपने ना वेजेस की बात की, ना जेंडर गैप को कम करने की बात की, ना उसमें आपने मैटरनिटी बेनिफिट्स को चेंज किया। 2017 से मैटरनिटी बेनिफिट अभी तक नहीं चेंज हुए हैं। मतलब टाइम इतना जल्दी चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, सब कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो बेनिफिट्स हैं वो चेंज नहीं होते हैं। सिंपल सी बात, ऑथर ने यहां पे और क्या और कहा कि एक अपॉर्चुनिटी थी आपके पास, लेबर का अच्छा हिस्सा दे सकते थे, बट ऑल दैट हैज बीन इग्नोर्ड। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज, है ना। एंड द रीसेंट लेबर कोड डिसरिगार्ड्स वुमेन्स वर्क कंडीशन। जो रीसेंट लेबर कोड है वो डिसरिगार्ड करता है वुमेन्स वर्क कंडीशन को। तो वही ऑथर ने हाईलाइट किया कि विमेन के साथ अगर आप इस तरीके से करोगे, अंडरपेड रखोगे, ओवर वर्कड रखोगे और उनके काम को एक्नॉलेज नहीं करोगे, देन योर इकोनॉमी कैन नेवर गेट आउट ऑफ द शैकल्स। जो शैकल्स लगे हैं उसके बाहर इकोनॉमी नहीं आ पाएगी। अगर आप सोचे कि पुरुष प्रधान सोसाइटी है और सब काम ये करते रहेंगे तो वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट की तरफ। गेल कंप्लीट्स कोची मंगलुरु पाइपलाइन। तो गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने काम कंप्लीट कर दिया है कोची से मंगलुरु की पाइपलाइन का। इट इज अ 444 किलोमीटर पाइपलाइन जिससे गैस जाएगी, और इससे दो बेनिफिट होंगे। एक तो केरला को पैसा मिलेगा, लगभग 1000 करोड़ का टैक्स से उसको पैसा मिलेगा, ठीक है ना। और दूसरी चीज की जो 1000 करोड़ रुपए है ना, याद रखिएगा, टैक्सेस से इसको मिल जाएगा। दूसरी चीज कि जो इन्वायरमेंटल गेन्स होंगे, अगर आप गैसेस का यूज करते हो तो ऑब्वियस सी बात है गैस का यूज करने से आपको इन्वायरमेंटल गेन्स होंगे, है ना। तो यहां पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। 444 किलोमीटर की पाइपलाइन है, 2009 में लॉन्च हुई थी, 5750 करोड़ का प्रोजेक्ट था। एंड मेन जंक्शन इसका कूटनाड है। कूटनाड अगर आप पूछे मेरे से कौन से स्टेट में लाई करता है तो कूटनाड केरला में लाई करता है, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट के पास है ये जगह। यहीं से लाइन एक्चुअली बाइफरकेट करती है आपके मंगलुरु और बेंगलुरु के लिए, ठीक है ना। बेंगलुरु दोनों आपके कहां पर है, कर्नाटका में है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। टैक्स गेन केरला को कितना मिलेगा, लगभग 1000 करोड़ का मिलेगा। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। 8 डिस्ट्रिक्ट से बेनिफिट लेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे आप देख सकते हैं, नाम है मंगलुरु, मधिकेरी, देन कलपेटा, देन आपका इधर पॉइंट्स देख लो, पलक्कड़ में है, देन कूटनाड में है, कोची में है। तो कोची से मंगलुरु की ही पाइपलाइन है, कोची से मंगलुरु की ही पाइपलाइन है, और अलग अलग एरियाज, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट इसका फायदा उठाएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई होप यू विल रिमेंबर दिस। आगे मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट की तरफ, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है। कंप्लाई विद द FDI सीलिंग, गवर्नमेंटल्स डिजिटल न्यूज फर्म्स। तो गवर्नमेंट ने डिजिटल न्यूज फर्म्स को कहा है कि भैया आप FDI जो हमारी कैप है उससे वो करो। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि OTT प्लेटफॉर्म्स को अब रेगुलेशन के अंतर्गत ले लिया गया है, मतलब लपेटे में ले लिया गवर्नमेंट ने। किसको, जो आपके ये नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार ये सब है ना, इनको भी अपनी कुंडली के अंदर बांध लिया है। अब इनके ऊपर भी लॉ लागू होंगे जो पहले लागू नहीं होते थे, ठीक है ना।
तो ये तो हुआ। दूसरी चीज, एक और चीज अब गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया कि आपको एक लिमिट दी गई थी गवर्नमेंट, मतलब कि जो एफडीआई की लिमिट है यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिट है वो 26% ही है थ्रू द गवर्नमेंट रूट, 26% है थ्रू द गवर्नमेंट रूट, है ना। अब यहाँ पे ऑथर ने कहा कि बहुत सारे जो इस तरह के डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म्स या करंट अफेयर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि टाइम्स IAS या कुछ भी आप ले लो, तो ये जो है ये 26% से ज्यादा की कैप, मतलब कैप को एक्सीड कर देते हैं, ठीक है ना। हम तो नहीं कर रहे, लेकिन ये इधर ये लोग करते हैं बहुत सारे। तो वही ऑथर ने कहा कि भाई आपके पास टाइम ज्यादा नहीं है, 31 अक्टूबर तक का टाइम है, 15 अक्टूबर 2021 तक का टाइम है, उसके पहले आप 26% से ज्यादा है तो उसको 26% पे ले आओ। और अब एक और चीज उन्होंने रूल ला दिया कि 26% से कम वाले जो सेक्टर थे पहले उनको डिटेल्स नहीं सबमिट करनी पड़ती थी, अब उनको सबमिट करनी पड़ेगी इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स, सारी डिटेल्स उनको सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। क्या पैटर्न है, किस तरीके से, वो पूरा सबमिट करना पड़ेगा। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो कि किए जा रहे हैं इस बार गवर्नमेंट द्वारा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। तो यहां पे लास्ट न्यूज हम जो देखेंगे वो है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इथियोपिया एंड टिग्रे रेबल्स। तो यहां पे इथियोपिया और टिग्रे रेबल्स के बीच क्या इशू चल रहा है, या इथियोपिया का मैप आपको दिख रहा होगा, एडिस अबाबा इथियोपिया की कैपिटल है, ये भी दिखता है। और यहाँ पे जो नदर्न मोस्ट जो रीजन है, ये जो रीजन है, ये येलो वाला रीजन दिख रहा है ना इथियोपिया का नदर्न मोस्ट, ये आपका टिग्रे वाला रीजन है और ये बॉर्डर करता है फिर यहाँ से एरित्रिया से, ठीक है ना। तो ऑथर ने इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि क्या कैसे हुआ था। तो इथियोपिया में आप सबको पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है अबी अहमद, ये नोबेल पीस प्राइज विनर भी है, ये भी पता होना चाहिए। अभी रिसेंटली इन्होंने एक मिलिट्री ऑपरेशन किया था अगेंस्ट द टिग्रे रीजन, जो टिग्रे रीजन है या टिग्रे रेबल्स उनको बोला जाता है, उनके खिलाफ। तो पहले एक्चुअली में एक पार्टी बनी थी, TPLF नाम की पार्टी बनी थी 1975 में, जिसको टिग्रे पीपल फ्रंट कहा जाता था। तो ये एक फ्रंट बना था 1975 में, इसको दर्ज, ये एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट बना था। उस समय मिलिट्री डिक्टेटरशिप जो थी उसको दर्ज कहा जाता था, DERG, दर्ज, ओके, इथियोपिया में। फिर ये रूल करने लगे, TPLF वाले रूल करने लगे। अब जब रूल करने लगे तो यहां पे इसमें मेलस जेनावी जो थे वो पहले इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बने 1995 में, ठीक है ना। धीरे धीरे इन्होंने अपने कोलिशन को चेंज किया और उसका नाम बना, एक कोलिशन गवर्नमेंट बना जिसका नाम बना इथियोपियन पीपल्स रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट, EPRDF, एक फ्रंट बना इथियोपियन पीपल्स रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट नाम का, ठीक है ना। इसमें लेकिन फिर भी TPLF मेन मेजॉरिटी मेंबर था और काम चलता रहा। लेकिन ऑथर ने कहा कि जब अबी अहमद बने उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने क्या किया, TPLF को इग्नोर करना शुरू कर दिया, TPLF को उन्होंने हटा दिया। इनफैक्ट हटा बस नहीं दिया, उन्होंने एक नया नाम बना लिया अपना, उन्होंने अपना नाम बदल के प्रॉस्पेरिटी पार्टी रख दिया, प्रॉस्पेरिटी पार्टी रख दिया और उसमें TPLF के अलावा बाकी सबको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो जो पार्टी कल तक रूल कर रही थी, मेजॉरिटी में थी, जो कि एक्चुअली में जिसने दर्ज के खिलाफ लड़ाई करके तिग्रे पीपल एक फ्रंट बनाया और तिग्रे पीपल लेफ्टिस्ट फ्रंट बोलते हैं इसको, ये बनाया, और उसको अबी अहमद ने इग्नोर करते करते EPRDF का नाम भी चेंज कर दिया उसमें। लेकिन कंस्टिट्यूएंट्स EPRDF वाले थे सारे, लेकिन टिग्रे पीपल लेफ्टिस्ट फ्रंट को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। तो इसके बाद से TPLF जो है एक, इसीलिए फिर TPLF के जो मेंबर स्टेट जिनको जो टिग्रे रेबल्स के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने इनके अगेंस्ट अटैक करना शुरू कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया कि ये जो रूल कर रहे हैं, दैट इज जो इलेक्शन भी होते हैं उनके ऊपर भी इन्होंने आवाज उठाना शुरू कर दिया, कहा कि ये इलेक्शन सही नहीं है, इनका इलेक्शन जो है गलत हुआ है। तो इसीलिए टिग्रे रीजन के अगेंस्ट फिर इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया है, ठीक है ना। ये भी आपको याद होना रहना चाहिए। लास्ट न्यूज है WPI क्विकन्स टू 8 मंथ हाई। तो यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो 8 महीने में सबसे हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया है। फूड इन्फ्लेशन थोड़ा कम हुआ है 5.78 में, है ना। और आगे मूव करते हैं, इसी में WPI के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। इसको बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये एवरेज चेंज इन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज। देखो क्या होता है, एक बास्केट समझ लो, 2 बास्केट समझ लो। एक बास्केट है जिसमें लगभग 697 आइटम्स हैं, ठीक है, 697 गुड्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। इन सारे गुड्स के प्राइसेस में क्या एवरेज प्राइस चेंज हो रहा है, उससे ओवरऑल जब आप एक इन्फ्लेशन निकालेंगे वो आपका WPI कहलाएगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स कहलाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, इसके 3 बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। 3 कंस्टिट्यूएंट्स कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। याद रखिएगा 3 बेसिक आइटम्स होते हैं WPI के अंदर, प्राइमरी आर्टिकल्स,
फ्यूल एंड पावर एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स इसके अंतर्गत होते हैं। करंट जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसका जो बेस ईयर है वो 2011-12 है, 2011-12 चल रहा है जो करंटली बेस ईयर चल रहा है इन द होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है ना, याद रखिएगा। 3 कंपोनेंट्स बताए मैंने आपको, लगभग 697 आइटम्स हैं टोटल, प्राइमरी आर्टिकल्स हैं, फ्यूल एंड पावर है और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स है, ठीक है ना। कई लोग कंफ्यूज होते हैं WPI CPI में, तो लेट मी टेल यू द डिफरेंस बिटवीन द टू आल्सो। WPI को रिलीज करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। CPI को रिलीज करता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर आता है। WPI केवल गुड्स को मेजर करता है, CPI गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को मेजर करता है। 697 आर्टिकल्स WPI में कवर्ड होते हैं, CPI में रूरल में 448 है और अर्बन बास्केट में 460 आर्टिकल्स हैं। बेस ईयर देखें तो 2011-12 WPI का है, CPI का 2012 है। तो इस तरीके से इसके डिफरेंसेस को याद रखना। और WPI CPI होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द टू। दैट इज इट फॉर द डे। क्वेश्चंस के मैं आंसर्स आपको जरूर बताना चाहूंगा, जो क्वेश्चंस मैंने पूछे थे स्टार्ट में उसके आंसर बता दूं। पहला सवाल था कोर ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, तो इसका आंसर है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी D। दूसरा सवाल था ऑल इंडिया सर्विसेज कौन कौन से, तो IPS, IAS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, यानी कि 1 2 का 4 बी विल बी द आंसर फॉर दिस। थर्ड है त्रिस्तान दा कुन्हा कहां पर है, तो त्रिस्तान दा कुन्हा अटलांटिक ओशन में है। ये एक वॉल्केनिक आइलैंड ग्रुप होता है जो कि अटलांटिक ओशन में, इसको याद रखिएगा, कल मैंने आपको बताया था, है ना, असेंशन, त्रिस्तान दा कुन्हा, ये सारे मैंने आपको बताए थे, तो इसकी लोकेशंस भी याद रखिएगा, नॉर्थ टू साउथ क्या कैसे अरेंजमेंट है। दैट इज इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।